हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं है, या हम ये जो आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी ये सारी बात करते हैं तो ठीक है, रटने के लिए है, लेकिन हमें समझना है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, बहुत शॉर्ट में हम समझेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि बिल एनालिसिस करना हो तो भी आपको एनर्जी तो पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। लोड कैलकुलेशन करना है तो भी हमें वोल्टेज करंट पता होना चाहिए। किसी घर की एनर्जी ऑडिटिंग करना है तो वो भी हमसे आना चाहिए, ठीक है। बाकी वोल्टेज और करंट का यूज आप इसमें तो करते ही हैं, स्ट्रिंग डिजाइन में, सिस्टम डिजाइन में, ऑफ ग्रिड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक। और जो भी वीडियो आपको लगते हैं कि हेल्पफुल हैं आपके लिए, दूसरों को भी देखना चाहिए, तो इन्हें जरूर आप शेयर किया करिए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारा क्या होता है, मेन जो हमारा है सबसे जरूरी, वो है वोल्टेज और करंट। क्यों? क्योंकि यही दो चीजें जो हमारे किसी भी सर्किट में बहती हैं। बहने का मतलब है, अगर कोई सर्किट है, सर्किट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं सर्किट क्या है। हिंदी में परिपथ बोलते जिसे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट आर मेड अप थ्री कंपोनेंट्स, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है वोल्टेज, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, तीसरा होता है करंट। तीन प्रकार के सर्किट हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करते हैं। एक होता है हमारा क्लोज सर्किट या कंप्लीट सर्किट। इसका मतलब है, यदि एक हम बैटरी लें या पावर सप्लाई लें और उसमें पॉजिटिव से लोड को जोड़ दें और लोड का नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ के अगर वो सर्किट क्लोज हो जाए, जैसे मैंने फैन है मेरे घर का, मैंने बटन ऑन की, पंखा चलने लगा, तो बटन ऑन के पहले तक वो मेरा क्या था, ओपन सर्किट था, ठीक है। जैसे ही बटन ऑन की मैंने दबाई, क्लोज हुआ सर्किट, करंट दौड़ने लगी मेरे सर्किट में और पंखा मेरा घूमने लगा। तो ये कहलाएगा मेरा कंप्लीट सर्किट या क्लोज सर्किट। इसका मतलब है, जब उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी मेरी फ्लो हो रही हो, वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस बंद सर्किट को हम बोलेंगे क्लोज सर्किट या कंप्लीट सर्किट। अब जब मैंने बटन ऑन नहीं की थी, तब क्या था, मेरा पंखा, तार, बटन सब जुड़ा हुआ तो था, लेकिन चूंकि बटन मेरी बंद थी, बंद का मतलब है ओपन था सर्किट, ठीक है, तो वो ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट आप इधर देखो क्या लिखा है, फिलामेंट ब्रोकन और सर्किट वायर ब्रोकन। अब या तो अपने आप हो जाए या तो हमने बटन से कर दिया। तो ओपन सर्किट वो है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता। तीसरा है मेरा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जब मेरा, ठीक है, जब मेरा करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, जो भी आपका सप्लाई सोर्स है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डायरेक्ट शॉर्ट हो गए हों। हम शॉर्ट सर्किट करंट पढ़ते हैं ना मॉड्यूल में। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच किसी भी प्रकार का लोड ना हो, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ना हो, वो कहलाता है मेरा शॉर्ट सर्किट। तो ये तीन प्रकार के सर्किट होते हैं जो हम पढ़ते हैं, और इसी तीन सर्किटों में हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होता है। अब वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई एग्जिट्स, एसी एंड डीसी पावर सप्लाई। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन, इट में यूज एसी पावर और डीसी पावर। इसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई होती है, जो हम विद्युत पावर देते हैं, ठीक है, या तो वो एसी पावर होगा या वो डीसी पावर होगा। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं कि क्या होता है हमारा एसी और क्या होता है हमारा डीसी, वो फिजिक्स में आप देख सकते हो डीपली। मेन हम ये बस देखेंगे कि जो हमारा डीसी है, डीसी पावर हमारा डायरेक्ट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते मैग्नीट्यूड में, है ना। मतलब अगर मैंने यहां से पॉजिटिव सप्लाई दी तो ये पॉजिटिव कंटिन्यू जाता ही रहेगा। लेकिन एसी सप्लाई में क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि उसमें साइकिल होती है, पॉजिटिव साइकिल, फिर एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव।
तो वो मेरी कंटिन्यू पावर नहीं रहती, इसलिए हम उसे एसी सप्लाई बोलते हैं। अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये आपस में साइकिल बदलती रहती है। ज्यादा डीप में जाना है तो आप इसे गूगल पे देख सकते हो, सेपरेट वीडियो है इसके। अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं कि दो प्रकार की पावर सप्लाई हमारे पास होती है। एक होता है एसी पावर सप्लाई, दूसरा होता है हमारा डीसी पावर सप्लाई। कैसे होती है? जो हमारा डीसी लोड है, डीसी लोड मतलब जो हम बैटरी पे चला सकते हैं, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, इसको चलाने के लिए हमें अगर देना है तो हमें डीसी सप्लाई देना पड़ेगी, क्योंकि एसी सप्लाई अगर हम देंगे तो हमारे जो लोड है, जो भी इक्विपमेंट है, पंखा हो डीसी, डीसी मोटर हो, डीसी बैटरी हो, डीसी कुछ भी हो आपका, है ना, तो वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सप्लाई पे चलता है, और अगर हम उसे अल्टरनेटिव एसी देंगे तो उसमें नेगेटिव साइकिल जाएगी, तो वो खराब हो जाएगा उसका सर्किट। तो जहां डीसी लोड है वहां आप डीसी सप्लाई लगाएंगे, जहां एसी लोड है वहां आप एसी सप्लाई का यूज करेंगे। तो दो प्रकार की मेरी सप्लाई होती है, एसी और डीसी। फिर आते हैं हम इसके बाद, हमारा मेन जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ये बहुत जरूरी चीज है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वोल्टेज क्या है मेरा? वोल्टेज इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और अ चार्ज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कहने का मतलब है कि यदि मेरी मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, और बैटरी का एक टर्मिनल मेरा पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल मेरा नेगेटिव है, तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच जो भी डिफरेंस है उसके प्रेशर का बोल दीजिए, या इलेक्ट्रॉन का बोल दीजिए, या चार्ज का बोल दीजिए, जो भी डिफरेंस है मेरा, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच जो डिफरेंस है चार्जेस का, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो दोनों पॉजिटिव कहलाते या दोनों नेगेटिव कहलाते। ठीक है, तो वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टिंग लूप मेजर्ड इन वोल्ट। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं। एक प्रेशर है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में, बंद परिपथ में, बंद क्लोज सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का देता है, ताकि हमारा करंट फ्लो हो उस क्लोज सर्किट में। अगर वहां वोल्टेज नहीं होगा तो मेरा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना, ये अभी हम आगे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी केवल हम इसकी थ्योरी देख रहे हैं। मेजर्ड इन वोल्ट, जिसे हम वोल्ट में नापते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं 12 वोल्ट, इसका मतलब है कि उस कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन को जो पुश करेगा प्रेशर, ठीक है, या जो धक्का देगा, उसका वैल्यू कितनी रहेगी? 12 रहेगी। ठीक है, 12 वोल्ट। 60 वोल्ट का है तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो 60 वोल्ट है। ठीक, नेक्स्ट आता है मेरा करंट। करंट, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहा जाता है, जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो वहां पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनों का बहाव जो है वो मेरी करंट कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हिंदी में। तो दिस इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद अ पाथ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल मेजर्ड इन एम्पियर। अब यहाँ एक बहुत कंफ्यूजन वाली चीज भी है, आप डीपली जब पढ़ेंगे तब जानेंगे ये चीज, कि हम टर्मिनल कैसे लगाते हैं किसी भी लोड को बैटरी पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो मेरा कैसा होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, कुछ है जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। सर अभी आपने बोला इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो करंट कहलाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है तो करंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव बहना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। तो आप इसमें डीपली मत जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप गूगल पे सेपरेट ये टॉपिक समझ सकते हैं, या हम कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी सिंपल आप इतना याद रखिए कि करंट क्या है? किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हमारा करंट कहलाता है। ठीक,
मेजर्ड इन एम्पियर, इसे हम एम्पियर में नापते हैं ए से, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इज द अपोजिशन टू करंट फ्लो। ये क्या है? जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है ना। आपने सुना होगा रेजिस्टेंस, जब आप अर्थिंग बनाते हैं तो अर्थिंग की जब हम वैल्यू लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं? सर 1.5 ओम है या 2 ओम है या 1 ओम होना चाहिए, है ना। तो जो ओम है ये हमारा रेजिस्टेंस को नापने का है इकाई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेजर। तो ओम में इसे हम मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा करंट बहेगा इस सर्किट में, है ना। मान लो अर्थिंग की मैं बात करूं तो अर्थिंग का टर्मिनल आपने बनाया तो इसमें जो करंट बहेगा तो उसको अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए इसमें कितना रेजिस्टेंस है ना, कितना रोका जाएगा इस करंट को, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस ओम में। मान लो किसी का 5 ओम रेजिस्टेंस है तो मतलब ये 5 ओम से मेरे करंट को रोकेगा। जहां का 2 ओम है रेजिस्टेंस मतलब यहां से 2 ओम प्रेशर लगेगा मेरे इसको रोकने के लिए करंट को। तो जहां जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा वहां करंट का फ्लो उतना ज्यादा रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अब रेजिस्टेंस मान लो आप 0 है तो कोई रुकावट नहीं आएगी मेरे करंट को बहने के लिए। अब जब कोई रुकावट नहीं आएगी तो पूरा पूरा मेरा करंट बहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, अर्थिंग में हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये रिलेशन है, ओम्स लॉ भी बोलते हैं इसे। जो V होता है मेरा किसी भी क्लोज सर्किट में, जो V होता है वो I और R के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, V बराबर IR। अगर इसमें आपको कोई भी 2 वैल्यू पता है तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। वोल्टेज पता है, I पता है करंट, तो आप R निकाल सकते हो। R और I पता है तो आप V निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, समझते हैं हम इसको। ठीक, अब आप मुझे बताओ, ये 2 वाटर टैंक है, मान लीजिए आपके छत पे जो लगे हैं आपके घर में, दोनों 10 लीटर हैं, ठीक है। ये वाला भी आप देखो ये 10 लीटर का टैंक है, ये भी आप देखो 10 लीटर का टैंक है। तो आप मुझे बताओ जब नीचे आपके यहाँ पानी आएगा टैप से, नल से, तो प्रेशर किसमें ज्यादा रहेगा? सोच के बताइए। जबकि दोनों 10 लीटर हैं, ठीक है, ये भी 10 लीटर है, ये भी 10 लीटर है। किसमें आएगा पानी ज्यादा नीचे? प्रेशर से। तो आप बोलोगे सर ये जो लंबी हाइट है इस टैंक की, इसका पानी थोड़ा ज्यादा प्रेशर से आएगा। इसका हाइट कम है तो इसका प्रेशर भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये डिफरेंस है ये लोअर है, ठीक है, लोअर लेवल, ये हायर लेवल है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रेशर रहेगा। आई बात समझ में? फिर से, किसी भी 2 वाटर टैंक में अगर उसकी कैपेसिटी सेम है लेकिन अगर उनका डिफरेंस हायर लेवल, ये जो ऊपर का है पानी ये ज्यादा है, इसके बीच ये आप डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है, इसमें ये कम है। तो जितना ज्यादा हमारा डिफरेंस रहेगा, जितनी ज्यादा हाइट रहेगी डिफरेंस की, उस टंकी से पानी उतना प्रेशर से आएगा। बिल्कुल यही रूल आपके लगेगा इलेक्ट्रिसिटी में, वोल्टेज में, कि मान लीजिए ये जो साइड है ये नेगेटिव साइड है और ये जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है। तो इन दोनों के बीच जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा, मान लो ये 0 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है, वहीं ये 0 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, तो इधर पास जो प्रेशर रहेगा वो 6 वोल्ट आएगा और यहाँ जो प्रेशर रहेगा ये 12 वोल्ट आएगा। जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस रहेगा दोनों पॉइंटों के बीच, हमारा जो वोल्टेज है, जो करंट को फ्लो करने का प्रेशर है उस सर्किट में, वो उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कभी वोल्टेज भूलो तो आप पानी की टंकी से एक एज्यूम कर लीजिएगा कि पानी की टंकी की हाइट जितनी ज्यादा रहेगी, चौड़ाई से मतलब नहीं है, हाइट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा वो हमें प्रेशर देगा। वही चीज हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी आप लगा सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। तो ये 2 प्रकार के हमारे करंट है, आप इन्हें देख सकते हो। ये डायरेक्ट करंट में ये ऐसे बह रहा है, ये पॉजिटिव से निकला, ये इधर नेगेटिव में चला गया। वहीं आप एसी में देखो, एक बार ये ऐसे बह रहा है, एक बार ये ऐसे बह रहा है, ये अल्टरनेट होता रहता है आपस में, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है हमारा एसी और डीसी में।
करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर। करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर जो होता है उसे हम करंट कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है? हमने शुरू में ये डिस्कस कर लिया है। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो अपोज करता है, करंट के बहने को रोकता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आप देख सकते हो, यहाँ का रेजिस्टेंस आप देखो ज्यादा है तो एक एक पर्सन निकल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब छोटी गली कर दी और छोटी गली कर दी, देखो आप बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, है ना। और अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूं, रेजिस्टेंस यहाँ का 0 हो गया, ठीक है, 0 रेजिस्टेंस में अब आप देखो पूरे निकल गए। तो ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस एक बैरियर है जो करंट के फ्लो को रोकता है। ये देखो आप छोटा हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि जितना स्क्वायर mm मोटा तार लेंगे उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि गली जो है, आप गली देखो, है ना, इसे हम ऐसे ही वो करें स्ट्रीट, ये गली देखो आप, छोटी गली है तो दिक्कत होगी किसी को भी निकलने में। ये और छोटी हो गई, तंज गली, हो सकता फंस भी जाए इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हम गली बड़ी कर देंगे तो बिल्कुल डबल प्रेशर से निकलने लगे, कितनी स्पीड बढ़ गई करंट के बहने की, ठीक। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। फिर आता है मेरा, इसको हमने तीनों को सेपरेट यहां बना दिया। ये मेरा है वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज लेवल में डिफरेंस होगा उतना वोल्टेज हमारा ज्यादा होगा। करंट में आप यहां देख सकते हो एम्पियर। ये आपका एक नल समझ लो आप, तो नल का यहाँ पास जो माउथ है, जो मुंह है, ये चौड़ा है ना, तो इससे ज्यादा पानी का फ्लो होगा। और यहाँ पतला पाइप है तो यहाँ कम पानी का फ्लो होगा। इसी प्रकार हम जब कंडक्टर यूज करते हैं, वायर या जीआई स्ट्रिप या केबल, तो जितनी मोटी स्क्वायर एमएम की केबल रहेगी वहां का रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उतना ज्यादा मेरा करंट फ्लो होगा। अगर ये पतला पाइप है और अगर मैं यहाँ पास मोटर लगा दूं ज्यादा प्रेशर की, जब वो खींचेगा तो ये पाइप फट भी सकता है। क्यों? क्योंकि इससे उतना पानी नहीं निकलेगा जितना मैं उधर यूज कर रहा हूं, है ना। ऐसे ही अगर मेरा बहुत बड़ा लोड लगाया है, मैंने एसी लगाया है 1.5 टन का, और मैंने वहां 1.5 स्क्वायर एमएम की केबल यूज की है, तो क्या होगा? एसी ज्यादा पावर खींचेगा, उतना करंट बहने के लिए 1.5 स्क्वायर एमएम के पास क्या है? जगह नहीं है, तो वो गर्म होगा और वो जल जाएगा। इसीलिए हम एसी हो या इस प्रकार के बड़े लोड हो, उसमें मोटा तार लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर एमएम साइज बढ़ जाएगा मेरे वायर का, तो वहां ज्यादा स्पेस हो जाएगी करंट को फ्लो होने की, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारे पाइप में होता है। तो ये एम्पियर हो गया। रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस, हाई करंट फ्लो रेटिंग। मोर रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लेस करंट। अब देखो यहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है तो पानी को यहाँ दिक्कत होगी यहाँ निकलने के लिए, है ना। यहाँ कम रेजिस्टेंस है तो पानी बिल्कुल बिना रोक टोक के निकलेगा। तो ये मेरा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस हो गया। ये 3 मेन टॉपिक है जो आपको बहुत जरूरी है समझना। अब एक चीज और हमें यहाँ देखना है, ये तो हम जान गए सर वोल्टेज होता है, ठीक है। अब ये 10 लीटर का मेरा टैंक है, यहाँ 2 लीटर का टैंक मैंने जोड़ दिया है इसको। अब आप बताओ इसमें क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप यही कहोगे कि सर ये जो 10 लीटर पानी है ये इस साइड बहने लगेगा। और कब तक बहेगा? जब तक इन दोनों का वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाता। अगर ये 10 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो ये जब तक 6-6 लीटर के नहीं हो जाएंगे, ये पानी 10 लीटर से यहाँ बहता ही रहेगा, है ना। ये इधर आया 1 तो ये 3 हो गया, फिर ये एक आया 4 हो गया, फिर एक आया 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो 6 और 6 जब इधर हो जाएगा तब ये 12 लीटर इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल यही रूल लगता है मेरे सर्किट में। अगर मैं 2 बैटरी जोड़ दूं, ठीक है, एक 12 वोल्ट की, दूसरी 12 ही है लेकिन उसका वोल्टेज 6 है, तो क्या होगा? दोनों आपस में कॉमन कर लेंगी, एक दूसरे का वोल्टेज एवरेज कर लेगी, है ना। तो हम जब कहते हैं ना कि 2 अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के पैनल या बैटरी को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, तो उसका कारण यही है कि हायर वोल्टेज जो है वो लोअर वोल्टेज के साइड फ्लो होने लगेगा। जब कभी सोलर सेल में शैडो आती है ना, तो यही डर होता है कि अगर एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट है और दूसरे सेल का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो ये जो 2 वोल्ट है ये 1 वोल्ट के सेल में जाने लगेगा, सेल के अंदर ही।
तो जब ये इसमें जाएगा ना, तो जो उसमें ये कनेक्ट है बस बार, ये गर्म होने लगेगी और हमारा जो सेल है वो खराब होने लगता है, इसलिए शैडो फ्री में लगाने बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज इससे देख के सिर्फ ये याद रखना है कि वोल्टेज लेवल डिफरेंस होने से, दो सेल मान लीजिए या पैनल मान लीजिए या बैटरी मान लीजिए, ज्यादा वोल्टेज हमेशा कम की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, इससे हम ये चीज समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा सर्किट, कि अगर किसी सर्किट में हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस है तो हम उन्हें कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज कैसे मेजर होता है, वोल्ट मीटर से, और इसे लगाते कैसे हैं। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द वोल्टेज चेंज अक्रॉस अ सर्किट एलिमेंट। वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर है, यहां से भी जा रहा है और यहां से भी जा रहा है। तो जब हम इसे पैरेलल लगाएंगे, जैसे ये मेरा लोड है RL, तो इन दो पॉइंट पे जब लगाऊंगा तब वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। मैंने क्या कहा था, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस। दो पॉइंट यही है सर, एक ये है माइनस, एक ये है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच मैंने लगाया तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। कैसे, जैसे हम प्रेशर को नापते हैं, इधर लगाया और इधर लगाया और ये मैंने प्रेशर मेजर कर लिया। अब प्रेशर गेज इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस अ रीजन ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। जिस प्रकार पंप के प्रेशर को नापने हम प्रेशर गेज लगाते हैं, इसी प्रकार सर्किट में वोल्टेज को नापने हम वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्टेज को नापने वाला मीटर। A voltmeter is always connected in parallel with the part of the circuit for which you wish to measure voltage. एक वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगेगा, कहाँ, उस पार्ट पे जहां हम वोल्टेज नापना चाहते हैं। मान लीजिए ये RL है, एक RL इधर होता, एक RL इधर होता, तो जिस भी लोड पे हमें वोल्टेज नापना है, हम उसके दोनों तरफ के पॉइंट पे, एक इस सिरे पे एक इस सिरे पे लगा के वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। सेम वैसे ही मेरा करंट में आएगा। तो जब वोल्टेज में दो पॉइंट पे पैरेलल चेक कर रहा हूं, अब करंट क्या है, करंट मेरा पानी है, इस पाइपलाइन में जैसे फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर क्या कर रहा है, इस पाइप के अंदर कितना पानी बह रहा है उसको मेजर कर रहा है, तो वो मुझे सीरीज में रखना पड़ेगा। अ मीटर फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट मस्ट बी इन सीरीज टू मेजर द फ्लो बट मस्ट नॉट एप्रिसिएबल अफेक्ट द फ्लो। ये मेरे फ्लो को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें से कितना बह रहा है वो फ्लो मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही अमीटर हम यहाँ सीरीज में लगा देंगे, तो इस अमीटर में से होके कितना तार गया, कितना करंट गया इस तार में इस तरफ, वो ये अमीटर मुझे बता देगा। तो ये मुझे हमेशा सीरीज में लगाना पड़ेगा कि इस वोल्टेज सोर्स से ये ऐसा करंट निकला, ये ऐसा गया, ये मेरे अमीटर में से होके इस तरफ लोड में चला गया। तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगेगा। तो ये दो मीटर है जो हमें पता होना चाहिए वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस नापना है तो रेजिस्टेंस भी आपका हमेशा पैरेलल लगा के ही चेक करते हैं हम, दो पॉइंटों के बीच। जैसे अगर मुझे यहाँ ओम निकालना है तो मैं यहाँ एक लगाऊंगा और एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, मुझे इसके बीच का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देखो एक ही सर्किट है जिसमें मैंने अमीटर भी लगा दिया है और वोल्ट मीटर भी लगा दिया है। तो ये मेरा लोड का जो निकाल रहा हूं तो V/I, वही जो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो RL जब मुझे निकालना है लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें जो भी प्रेशर है, वोल्टेज और उसके डिवाइड में जो करंट बह रहा है, ये दोनों कर दूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। या डायरेक्ट भी हम मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस पे सेट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी यही करता है, वोल्टेज और करंट जो है उसका रेशो निकाल के हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पावर पे। जब हमने वोल्टेज जान लिया, करंट जान लिया कि एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और उसे फ्लो करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। करंट को जो रोकता है उसमें बहने से उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पावर पे। पावर क्या है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर मेजर्ड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी नहीं बोलिए इधर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा उस सर्किट में बह रहा है,
तो पर यूनिट टाइम में जो वो बहता है उसे जो हम रेट उसका है ना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल चार्ज का रेट, ठीक है, उसे हम पावर बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझो, मान लीजिए एक पंखा है ना, मेरे घर का फैन है। फैन को मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, सप्लाई दी, एसी हो या डीसी हो डजेंट मैटर। मैंने पंखे को पावर दिया। अब जैसे ही मैंने पावर दिया तो उसने 60 वॉट, जो मैंने उसमें मीटर लगाया था उसमें 60 आया। इसका मतलब जो मेरा पावर है, जो मेरे पंखे का पावर है वो 60 वॉट है। मतलब पंखा घूमने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहा है, वोल्टेज और करंट, वो मेरा 60 वॉट के इक्वल है, 60 है ना। तो वो मेरा पावर हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा चलने के लिए या वर्क करने के लिए जो भी उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए वो उसका पावर कहलाती है। डिनोटेड बाय पी, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित पावर, पी फॉर पी, पावर। एंड मेजर्ड यूजिंग द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है मेरी? वॉट है, ठीक है। जब 1000 वॉट हो जाता है तो उसे हम किलो वॉट कहने लगते हैं, है ना। जैसे ग्राम किलोग्राम होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही वॉट, किलो वॉट, मेगा वॉट अलग अलग होता है। और 1 जूल पर सेकेंड, जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, तो इसे आप, ये तो फिजिक्स की बात हो गई, यहां हम सिर्फ वॉट में बात करेंगे। द यूनिट ऑफ पावर आर मेजर्ड इन वॉट। अगर किसी पंखे ने 60 लिया, 60 आप क्या बोल दीजिए, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है वो 60 ली, तो वो उसका पावर हो जाएगा। मतलब 60 वॉट में मेरा पंखा घूमने के लिए क्या ले रहा है? 60 वॉट। क्या है ये? पर यूनिट ऑफ टाइम है ना। अगर ये 1 घंटे तक ही इतना लेता रहेगा तो मैं क्या कहूंगा? इसने 60 वॉट पावर लिया है, बिजली ली है, ठीक है। तो ये मेरा पावर हो गया। दूसरा, इसे क्या कहते हैं? पी बराबर वी आई, वोल्टेज और करंट। अब वोल्टेज करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है, और उसे बहाने वाला प्रेशर क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो अगर मैं पावर की बात कर रहा हूं तो यही दोनों चीज से मिलके बना होगा कि उसमें कितना करंट बह रहा है और उसे कितना प्रेशर उसे बहाने में प्रेशर दे रहा है। तो V और I का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा ना, P बराबर VI। अब आती है बात एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये हमने फिजिक्स में पढ़ाई है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंपोनेंट द्वारा एक फिक्स टाइम में जितना भी पावर लिया जाएगा उसको हम एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है? एनर्जी पावर ही है, लेकिन इसमें समय भी हमारा ऐड हो जाता है। द एनर्जी विच इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द यूनिट ऑफ पावर आर मेजर्ड इन वॉट पर आवर। ये थोड़ा गलत हो गया है ना। हाँ, ये यूनिट ऑफ पावर मेजर की जगह आप एनर्जी को कर लीजिएगा कि एनर्जी को मेजर हम वॉट आवर में करते हैं। यहाँ समय लग गया हमारा, पावर ही है लेकिन इसको एक फिक्स समय में नापते हैं हम, है ना। तो इसे हम वॉट आवर में, जो हमारे घर का बिजली बिल आता है वो कैसे आता है? KWH में होता है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, किलो वॉट पर आवर, है ना। तो ये एनर्जी है मेरा। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू आवर। किसी पंखा ने, मान लीजिए 100 वॉट का फैन है, और उसने, अगर हम कहें आवर 2 घंटे, ठीक है, तो 100 वॉट गुणे 2 घंटे तो कितना आ जाएगा? 200 वॉट आवर। WH लगा है तो उसकी एनर्जी वहां क्या हो जाएगी? 200 वॉट आवर हो जाएगी। ये वॉट आवर आप किससे समझ सकते हो? जब हमने ऑफ ग्रिड का कैलकुलेशन किया था, हम वहां बैटरी कैलकुलेशन के लिए क्या निकालते थे कि लोड है उसे हम कितनी देर चलाना है ना, 4 घंटे चलाना है, 10 घंटे चलाना है, वहां हम एनर्जी कैलकुलेट करते थे। तो वहां से आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बेसिक ये है कि मेरे किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट द्वारा चलने के लिए या कोई भी वर्क करने के लिए, मूवमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिकल पावर लग रहा है, चार्ज लग रहा है, ठीक है, उसे हम पावर बोलेंगे, जो V और I होगा। और वो कितनी देर के लिए ले रहा है, अगर उसमें मैं समय जोड़ देता हूं तो वो मेरी एनर्जी कहला जाएगी। तो ये पावर और एनर्जी हो गया मेरा। W इंटू एच, पावर की यूनिट हमने कर दी W, आवर्स की यूनिट कर दी हमने आवर, घंटे में, ठीक है। तो ये EWH हो गया।
फिर आता है मेरा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर से बहुत जल्दी लोगों को डर लगने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हिडन चीज है, रहते हुए भी सर्किट में ये हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है। पावर फैक्टर क्या है? कुछ नहीं है, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल ट्रू पावर और द टोटल एप्रिएंट पावर KVA कंज्यूम बाय एन आइटम ऑफ AC इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में या सर्किट में या इंस्टॉलेशन में, पूरे एक सेटअप में जो यूजफुल पावर है और जो टोटल पावर है, इनका रेशियो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। अब ये तो हमारी थ्योरी हो गई, अब इसे हम समझते हैं। मान लीजिए मुझे आपके घर आना था, आपका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मुझे 1 घंटे लगता, लेकिन जब मैं आपके घर के लिए निकला तो बीच में मैं शॉपिंग करने लगा, उसमें मुझे 1 घंटे और लग गया, तो मुझे आपके घर पहुंचने में कितनी देर लग गई? अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 2 घंटे। तो एक्चुअल पावर क्या थी मेरी? एक्चुअल समय कितना लगना था? 1 घंटे, लेकिन लगा कितना? 2 घंटे। तो इन दोनों का रेशियो करूंगा तो वो मेरा पावर फैक्टर कहलाएगा। फिर से समझिए, जो एक्चुअल में पावर लगना था किसी भी मशीन में, मोटर हो या पंखा हो, मोटर की बात करता हूं, तो मेरी मोटर को 700 वॉट लेना था घूमने के लिए, लेकिन उसने 1000 वॉट लिया टोटल। तो इन दोनों का जब रेशो करूंगा 700 भागे 1000, तो ये जो रेशो आएगा ना 0.7 या 70 है ना, तो ये जो 0.7 आया है, ये क्या कहलाएगा? मेरा पावर फैक्टर कहलाएगा। मतलब मैंने जब मोटर को 1000 वॉट दिया, तब ये चल के कितना इसे मिला पावर से? 0.7, 700 वॉट ही मिला। बाकी 300 कहाँ गया सर? तो जो 300 था ये मेरा वेस्ट हो गया। किसमें? पावर फैक्टर हमेशा इंडक्टिव लोड में होता है या कैपेसिटिव लोड में होता है, रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर नहीं होता। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, हम एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाएंगे। अभी सिर्फ पावर फैक्टर आप जानो कि पावर फैक्टर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द्वारा या मशीन द्वारा जो एक्चुअल पावर उसे लगना थी और जो रियल टोटल पावर वो लेता है, उनका रेशो से पावर फैक्टर निकलता है। तो जो रियल पावर है, यूजफुल है ना, ट्रू पावर, इसे हम KW में नापते हैं, और जो एप्रिएंट कहलाती है टोटल पावर, उसे हम KVA में करते हैं। तो KW अपॉन KVA कर लोगे आप, तो आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन एप्रिएंट पावर। मान लीजिए किसी मशीन ने 119.3 वॉट लिया, और जो एप्रिएंट पावर है जो VA, अब VA क्यों यहां सर वॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एप्रिएंट पावर हमेशा VA में होता है, कितना करंट उसमें बहा और किस प्रेशर से बहा। तो उसने 169.25 VA में एप्रिएंट पावर लिया, तो जो पावर फैक्टर आया वो कितना आया? 0.705 आया। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता, मान लीजिए कोई रजिस्टिव लोड है, बल्ब है, उसको मैंने 100 वॉट दिया और उसका एप्रिएंट पावर भी 100 वॉट आया, तो 100/100 1 आ जाएगा उसका पावर फैक्टर, है ना। ये कहलाता है मेरा पावर ट्रायंगल। तो रियल पावर जो P से लिखा है, और एक होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव मतलब जो मेरा एक्टिव है उसका रीजनरेट होता है, रिएक्टिव। एक्चुअल में देखो पावर फैक्टर यहाँ नहीं समझाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। हमारा इंडक्टिव लोड क्या होता है या कैपेसिटिव लोड क्या होते हैं, इनमें अलग अलग मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो काम करती है। जैसे इंडक्टिव लोड है, कॉइल की बात करूं या मोटर की बात करूं, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप तो होंगे नहीं जनरेट, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने भी मुझे कुछ पावर लगेगा, लेकिन ये पावर मेरा इलेक्ट्रिकल नहीं कहलाएगा। ये तो मैंने इलेक्ट्रिकल पावर को मैग्नेटिक वहां फ्लक्स बनाने में यूज किया। इलेक्ट्रिकल पावर तो वही है जो मेरा मोटर ले रही थी। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किसी मोटर को 700 वॉट लेना था, उसने 1000 वॉट लिया, तो 700 वॉट उसका इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, और जो 300 वॉट है वो उसने मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में वेस्ट कर दी या यूज कर ली। तो जो एक्चुअल पावर आएगा मेरे मीटर में से वो 1000 आएगा, 700 इलेक्ट्रिकल, 300 जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने में, तो टोटल कितना हुआ मेरा? 1000 वॉट हुआ। यही चीज होती है मेरे इंडक्टिव लोड में कि वहां मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की हमको जरूरत होती, तभी तो वो काम करता है। तो जो पावर फैक्टर है वो मेरा कैसा काम करेगा? रियल पावर, फिर रिएक्टिव पावर, और दोनों के बीच में एप्रिएंट पावर। तो पावर फैक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? रियल पावर और डिवाइडेड बाय एप्रिएंट पावर। इन दोनों से मुझे क्या हो जाएगा? ये रेशो है। आप इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और 2 वैल्यू आपको पता है तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो।
एप्रिएंट पावर और रियल पावर पता है तो आप रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं, रियल पावर और रिएक्टिव पावर पता है तो आप एप्रिएंट पावर भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक है हमको समझने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, क्योंकि जब आप बिल एनालिसिस करते हैं ना इंडस्ट्री का, तो वहां पावर फैक्टर बहुत मैटर करता है, और जब बिल आता है कस्टमर का वहां भी आपको पावर फैक्टर समझाना पड़ता है कस्टमर को, है ना। ये हमारे मीटर है जिनसे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, अलग अलग मीटर होते हैं अलग अलग चीज के लिए। ये मल्टीमीटर है मेरा जिससे मैं वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज दोनों नाप सकता हूँ। ये एसी वोल्टेज है, ये डीसी है। करंट नाप सकता हूँ, ये ए लिखा है करंट का है। ये ओम है। रेजिस्टेंस, अब ये तो क्या है, ये डायरेक्ट प्रोब लगा के होता है। और जैसे चालू वायर में अगर मुझे चेक करना है तो मैं इस तरीके से क्लैम मीटर लगा सकता हूँ। ये क्लैम मीटर है मेरा, सीधा तार में फंसा दूंगा, मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लैम टाइप मल्टीमीटर कैन मेजर एसी करंट डायरेक्टली विद क्लैम हेड। एसी भी चेक कर सकता है और ये डीसी भी आता है। ये एसी वाला है इसलिए इसमें एसी लिखा है। डीसी करंट के लिए भी क्लैम मीटर आते हैं। तो ये कुछ मीटरों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिससे हम चेक कर सकते हैं। वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर ये यूज करते हैं। इसे हम, जो इसकी यूनिट है वो वोल्ट में रहेगी। करंट को हम अमीटर, मल्टीमीटर या क्लैम मीटर से चेक कर सकते हैं जिसकी यूनिट एम्पियर में आएगी। एम्पियर हो, मिली एम्पियर हो, ये अलग मैटर है, एम्पियर रहेगा। पावर को हम वॉट मीटर से नापते हैं, इसको हम वॉट या किलोवाट में लेते हैं। एनर्जी को हमेशा एनर्जी मीटर से नापा जाता है जिसमें समय भी रहता है, तो kWh में नापते हैं इसे। रेजिस्टेंस को ओम मीटर या मेगर से मेजर किया जाता है जो मेरा ओम में होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, रोज एक स्लाइड थोड़ा सा वीडियो देख लिया 2 मिनट का, वोल्टेज फिर करंट देख लिया। एक साथ पढ़ने में हमको लेंदी लगता है, लेकिन ये जरूरी है पॉइंट जिनसे आप सिस्टम जब डिजाइन करते हैं या सर्विस मेंटेनेंस में जाते हैं तो आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और ये वीडियो से आपको बिजनेस या जॉब में कुछ भी फायदा हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप आपका फीडबैक वीडियो मुझे दे सकते हैं। आपके बारे में बता सकते हैं, चैनल ने आपको क्या सपोर्ट किया ये बता सकते हैं, जिसे मैं अपनी चैनल पे शेयर करूंगा। और अगर आपकी कंपनी है तो आप आपके कंपनी का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए चर्चा करने के लिए एक नए टॉपिक पे, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।